आएगा कि अब अल्टीमेटली जो डेटा है वो हमारा ये पुश का काम था। कहाँ पे पुश किया हमने? अरे में। तो अरे में हमारे पास रिकॉर्ड तो आ गए, अब रिकॉर्ड दिखाना है तो बस सिंपली करना ही है हमें। एक अरे से क्या चलाना है? हमें मैप चलाना है। मैप एक कॉल बैक लेगा, मैप रिटर्न करेगा डेटा को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे हमारे डेटा को ठीक है। फिर क्या आएगा? आइटम दूसरा पहला आइटम है और दूसरा क्या है? इंडेक्स। ठीक, आइटम्स जो है यहाँ लिख देंगे, और इंडेक्स में हमें कुछ अभी तो देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जितने भी हमने यूज़र ऐड किए वो सारे हमारे इधर दिखना चाहिए। रिटर्न भी लगाया, अरे पे मैपिंग भी चला दी, आइटम्स भी खोल कर दिया है, अरे में पुश भी हो रहा है, स्टेट पे एंट्री भी किया है, रिफ्रेश नहीं हुआ हुआ है। एक बार अच्छे से उसको रिफ्रेश कर दो कि देखो लोडिंग हो रहा है अभी, है ना। स्लो हो गया ना, अभी भी पहले से चलता था। नहीं, वो फर्स्ट टाइम तो ऐसा ही रहता है, लोडिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब स्टार्ट होगा ना सर? हम तो लोकल स्टोरेज एपीआई उसके बाद हम ले उसको अच्छे से मैं जो भी यूज़र ऐड करूँगा वो डेटा की लिस्टिंग हो रही है, बड़ा डेटा। तो हमने क्या किया कि जो डेटा हमने स्टोर किया था वो कहाँ पे पुश किया था हमने? अरे में। और उसी अरे, अब अरे क्या नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, स्टेट है, क्योंकि ये यूज स्टेट की मदद से बना। और यूज स्टेट क्या है? हुक्स। और हुक्स क्या होता है? रिएक्ट की लाइफ साइकिल मेथड है ना। तो जब हम हमारे कंपोनेंट को फर्स्ट टाइम लोड करते हैं, देखो रिएक्ट की लाइफ साइकिल समझना थोड़ा सा ध्यान से। जब हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होता है तो सबसे पहले वो इनिशियलाइज होता है। सबसे पहले क्या होता है? इनिशियलाइज होता है। इनिशियलाइज होने के बाद जितनी भी हमारी स्टेट है वो सारी क्या होती है? माउंटिंग होती है। क्या होती है? माउंटिंग। मतलब फर्स्ट टाइम रेंडर करना उसको, है ना। फर्स्ट टाइम रेंडर होती है, फर्स्ट टाइम। माउंटिंग मतलब उसको जितनी भी हमारी ये लाइफ साइकिल मेथड्स है, यूज स्टेट, यूज हुक्स, इन सबको इनिशियलाइज करो। क्या कर दो उसको? इनिशियलाइज करो। ये माउंटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्स्ट टाइम रेंडर होता है। तो क्या होता है? देखो ये जावास्क्रिप्ट भी तो ऐसे चलता है। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? देखो जावास्क्रिप्ट में जैसे कि आपने ये वेरिएबल बनाया, ये वेरिएबल ए इक्वल टू 10 बनाया, है ना, है ना। उसके बाद आपने लेट एक्स इक्वल टू आपने 20 बना दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रोसेस है, तो जब हमारा फर्स्ट टाइम हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है तो कॉल स्टैक में क्या होता है? कॉल स्टैक में सबसे पहले इनिशियलाइज होती चीज़ क्या होती है? इनिशियलाइज होती है कि इनिशियलाइज होती है। इनिशियलाइज क्या क्या होगी? ए नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, है ना, विथ अनडिफाइंड के साथ। भले आपने अभी डिफाइन कर रखा है बट अभी क्या है वो? अनडिफाइंड। एक्स क्या है? क्या रहता है? एक्स क्या रहता है हमारा? अनडिफाइंड रहता है ना। पर जैसे ही कॉल स्टैक से इंटरप्रेटर वन बाय वन लाइन को इंटरप्रेट करता है तो ये देखता है
कि ए नाम का वेरिएबल तो है बट उसको इनिशियलाइज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इनिशियलाइज। तो अनडिफाइंड को रिमूव करके कितना बना देगा? 10 बना देगा। अब एक चेक कर देंगे, एक्स नाम का वेरिएबल तो है हमारे पास पर अभी क्या है वो अनडिफाइंड। जब इंटरप्रेटर यहाँ पे आता है तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल में उसकी वैल्यू क्या होती है? इनिशियलाइज हो जाती है। ये पहले इनिशियलाइज नहीं होती, इनिशियलाइज कब होती है? बाद में। फर्स्ट टाइम जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारे मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स फर्स्ट टाइम में क्या होते हैं? कॉल स्टैक में इनिशियलाइज होते हैं। और कहाँ पे इनिशियलाइज होते हैं? जीसी पे। जीसी क्या होता है? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता है ना। इसके बाद एक लेक्चर लूंगा मैं भी, थोड़ा सा आगे पढ़ो उसको, थोड़ा टेक्निकली चीजें हैं, इसको समझना जरूरी होता है। और जैसे जावास्क्रिप्ट चल रहा है वैसे हमारा रिएक्ट चलता है। तो रिएक्ट में क्या होता है? सबसे पहले इनिशियलाइज होता है। इनिशियलाइज इसको नहीं करता है। इनिशियलाइज मतलब वो ये पूरे के पूरे कंपोनेंट को लोड करता है डोम पे फर्स्ट टाइम, है ना। उसके बाद हमारी जितनी भी माउंटिंग प्रोसेस होती है, जितनी भी हमारी लाइफ साइकिल मेथड्स होती है, जितनी हमने स्टेट बना रखी है, वो सारी स्टेट क्या होती है? फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज होती है रेंडर करते समय, फर्स्ट टाइम रेंडर करते समय, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन, ठीक है। माउंटिंग के बाद क्या होता है? माउंटिंग के बाद होता है हमारा डेटा होता है अपडेटिंग, ठीक है। अगर कभी भी हमारी एक भी स्टेट में अगर मैंने चेंज किया है, अगर हमने एक भी स्टेट में अगर मेरा चेंज हुआ है, चाहे ये चेंज हुई चाहे ये चेंज हुई, जैसे अपडेटेड, जैसे किसी भी स्टेट में अगर मेरा चेंजेस होता है तो वो अपडेटिंग फेस में आता है। इसमें आता है अपडेटिंग फेस में। और लास्ट में होता है अनमाउंटिंग होता है। क्या होता है? अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग मतलब क्या होता है? जब हम इस कंपोनेंट को यहाँ से क्लोज करके, जैसे मैं सेकंड विंडो पे जाता हूँ, जैसे कि मैं सेकंड विंडो पे गया तो ये अनमाउंटिंग हो चुका है। ये क्या हो चुका है? अनमाउंटिंग हो चुका है। मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट के जितने भी इनिशियलाइजेशन प्रोसेस थी उसको डिस्ट्रॉय कर दो। क्या कर दो? उसको डिस्ट्रॉय कर दो, है ना। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये कुछ फेसेस होते हैं अपनी लाइफ साइकिल मेथड्स के। चार्ज जो भी ध्यान दो, ये लाइफ साइकिल अगर कोई पूछता है सबसे पहले इनिशियलाइज होता है, सेकंड क्या होती है? माउंटिंग। फर्स्ट टाइम माउंटिंग होगी। माउंटिंग कितनी बार होगी? फर्स्ट टाइम। दूसरा क्या होता है? अपडेटिंग फेस। एक बार चलेगा, एक बार अपडेटिंग फेस चलेगा। और उसके बाद कब कब चलेगा? जब जब हमारी स्टेट क्या होती? माउंटिंग होती है। मतलब जब अपडेट होगी तब ये अपडेटिंग फेस क्या करता है? काम करता है। और फोर्थ वन क्या होता है हमारा? अनमाउंटिंग। ये लाइफ साइकिल मेथड्स की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ क्या हो रहा है कि देखो, हमने अल्टीमेटली जो भी डेटा था वो हमने कहाँ पे स्टोर किया? अरे में। अब अरे क्या हमारी यूज स्टेट एक हमारा हुक से, है ना, ये स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये स्टेट कब कब अपडेट होगी? ये स्टेट जब भी अपडेट होती है तो उसका अपडेशंस कहाँ मिलेगा? जहाँ आपने अपने अरे को यूज करके रखा है। तो आपने अरे को यूज कहाँ कर रखा है? यहाँ पे मैपिंग चला रखी। तो जब जब आपका अरे अपडेट होगा तब तब वो डेटा कहाँ दिखाएगा आपको? टेबल में शो करवा देगा। अगर आप यहाँ से डिलीट कर दोगे तो अगर डिलीट करने के बाद अगर आपका अरे अपडेट होता है तो यहाँ पर भी क्या होगा? उसका इफेक्ट होगा। मतलब जब जब भी हमारा अरे नाम की स्टेट अपडेट होगी, उस अरे का यूज जहाँ पर भी किया है एक्रॉस पूरी एप्लीकेशंस में, किसी भी कंपोनेंट में, है ना, उस सभी जगह पर इसके अपडेशंस प्रोसेस हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसको अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि डिलीट करना पड़ेगा। क्या करना रहेगा हमें? डिलीट। अब देखो इसमें एक छोटा सा वार्निंग आ रहा होगा, ठीक है। ये तो आपको पहले भी मैंने बता दिया था कि इसमें एक वार्निंग है। अभी वार्निंग सबको समझ में आ रहा है? Each child in a list should have a unique key values. Each child in a list, लिस्ट में जितने भी चाइल्ड एलिमेंट है, लिस्ट में जितने भी चाइल्ड एलिमेंट है, उन सभी चाइल्ड एलिमेंट को क्या बनाना पड़ेगा? यूनिक बनाना पड़ेगा। तो कैसे यूनिक बनाएंगे हम इसको? इसको यूनिक बनाने के लिए हम चाइल्ड एलिमेंट पे आते हैं। की का नाम क्या है? सॉरी, प्रोब्स का नाम क्या है? की। और यहाँ पे क्या पास कर देंगे? ठीक है। अब रिफ्रेश करो, अब कोई भी एरर नहीं आ रही है ना। समझ में आएगा? ठीक है। क्लियर है आपको? इतना सबको इतना क्लियर है? सबको इतना समझ में आया है? ठीक है। अब जो डेटा आ रहा है उसमें डिलीट और अपडेट के बटन बनाना है। पर हम एक्शन में बटन नहीं बना के हम यहाँ पे एक नई लाइब्रेरी यूज करने वाले, जो है रिएक्ट के आइकन्स। क्या है? रिएक्ट के हमें आइकन्स यूज करना है।
क्या यूज करना है? हमें रिएक्ट के आइकन यूज करना है। तो हम रिएक्ट के आइकन्स कैसे यूज करेंगे, है ना? उसके लिए आप समझ लो पहले एक बार। आप यहाँ पे रिएक्ट आइकन नेट पे सर्च करना, रिएक्ट आइकन्स, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो, अब जनरली हम फ़ॉन्ट अपेसम लगाते थे, इसमें सभी आइकन्स की लाइब्रेरी का कॉम्बिनेशन है। एंड डिजाइन आइकन मिलेगा, बुक स्टेप के आइकन्स मिलेंगे, बॉक्स के आइकन्स मिलेंगे, फ़ॉन्ट अपेसम 5 और 6 के आइकन्स मिलेंगे, है ना? और फ्लैट कलर आइकन्स मिलेंगे, ठीक है, यू आइकन्स मिलेंगे ना, मटेरियल के भी आइकन्स मिलेंगे, मटेरियल डिजाइन आइकन्स, सभी के आइकन्स लाइब्रेरी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। बस सिंपली आपको सर्च करना है। आप इन डिजाइन आइकन पे चले जाओ, यहाँ से अपन सर्च कर लेते हैं। तो डिलीट का, डिलीट नहीं बोलते इसको, ट्रैश बोलते हैं। ये आ गया, ट्रैश का सिंबल भी आ गया। हालांकि कोई सा भी एक आइकन ले लो, इसको, ये कोड है इसका, ये कोड यहाँ से कॉपी करके यहाँ लगा देना, जहाँ बटन लगा देते हैं वहाँ लगा दो। डिलीट लगा दिया। और इसको ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट। ठीक है, तो इसको ऊपर जाकर के यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। बट अभी हमारे पास रिएक्ट आइकन्स नाम की जो लाइब्रेरी है वो हमारी पैकेज डॉट जेसन में अवेलेबल नहीं है। दिख रहा है कहीं पे रिएक्ट आइकन? दिख रहा है, मतलब वो एक्सटर्नल मॉड्यूल है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं? इसको ऑफिशियल पेज पे आओ, ये रहा रिएक्ट npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन डेस्टिनेशन। तो ये एक डिपेंडेंसी है, इस डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करो। कैसे इंस्टॉल? कॉपी किया, कैसे इंस्टॉल करेंगे? इंस्टॉल करने के लिए हम आते हैं कहाँ पे? कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे गए हम? यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट पे, सॉरी, यहीं से टर्मिनल से कर देता ना। कमांड प्रॉम्प्ट से पहले एप्लीकेशन को अभी स्टॉप करना पड़ेगा। नहीं तो टर्मिनल पे आ गए, और टर्मिनल पे गए, और टर्मिनल पे उसको ना यहाँ पर टेस्ट कर देना। लिया? रुको, है ना, बढ़िया लगते हैं 10 मिनट। देखो npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन रजिस्टर से ये डिपेंडेंसी क्या होगी? इंस्टॉल होगी। npm install react dash icon dash dash save। ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी। तो एक डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है, हो गया इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। बंद कर दो इसको। तो डिपेंडेंसी आ गई होगी, ये आ गया, रिएक्ट आइकन्स आएगा। अब ये इसको सपोर्ट करेगा, अब कहीं से कहीं तक एरर नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको डिलीट का आइकन मिलेगा एक बार रिफ्रेश कर दो इसको पूरा, आ रहा है? ठीक है, आ रहा है डिलीट का आइकन। जो भी आइकन्स लगाना है आइकन लगा लेना, है ना? कलरफुल आइकन भी मिल जाएंगे, कलरफुल आइकन लगाना है तो वो लगा लेना। एक एडिट का बना लो, तो एडिट के लिए भी इंडिजन आइकन सर्च कर लो यहाँ से, है ना? क्या सर्च करेंगे? पेंसिल। एडिट में यहाँ पे पेंसिल आती है, ये पेंसिल ले लो, कोई सी ले लो, ये ले लो, है ना? ये इसका कंपोनेंट है, ये क्या है? कंपोनेंट है। कहाँ लगाना है इसको? इसके ऊपर एडिट आता है ना? और इसको इंपोर्ट करना जरूरी है ऊपर। वो भी क्या, सबसे पहले तो पे करना, उसको इंपोर्ट कर दो। बस ये हो गया हमारा काम, फटाफट एडिट आ जाएगा। अभी जो एरर आएगी कि वो रेंडर नहीं हुआ, वो पेज अभी हमारा देखो डिलीट आ रहा है, स्टाइलिंग देना है तो उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? स्टाइल। तो सबसे पहले अपन डिलीट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आइकन है, एंकर टेग तो है नहीं, ये तो क्या आइकन लगाए, कंपोनेंट लगा दी। तो क्या इस पे ऑन क्लिक काम करेगा? करना तो चाहिए। ऑन क्लिक पे फंक्शन बनाएंगे, पर फंक्शन के साथ क्या ले जाना पड़ेगा? अब फंक्शन के साथ इंडेक्स ले जाना है तो बाइंड करना पड़ेगा एरो फंक्शन से। फंक्शन का नाम क्या दिया हमने? डिलीट यूजर। और यहाँ पे क्या पास करेंगे? ये मैंने पढ़ा दिया था आपको कि डायरेक्ट फंक्शन का नाम नहीं देते। अगर फंक्शन के नाम के साथ इंडेक्स दोगे तो ये पर्टिकुलर पेज लोड होने से पहले क्या कॉल हो जाएगा? इंडेक्स कॉल हो जाएगा। इसलिए उसको बाइंड किसके थ्रू करते हैं अपन? एरो फंक्शन से, है ना? ठीक है, पुराना रिवाइज करो अगर तुमको अभी भी समझ में नहीं आ रहे तो।
अब डिलीट यूजर पे चले आओ ऊपर, डिलीट यूजर नाम का एक फंक्शन बना लो। यहाँ पे क्या मिलेगा, इंडेक्स को हम आईडी में ले लेंगे। तो डिलीट किससे करना है, अब यार डाटा का स्टोर हो रहा है, अरे लोकल स्टोरेज भी होता तो वहां से भी डायरेक्ट डिलीट क्यों नहीं कर सकते, आप लाना कहाँ पड़ेगा, अरे में। तो ARR डॉट फिल्टर जावास्क्रिप्ट में डिलीट किया था हमने, याद है ना, कि अरे के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे आइटम्स में आएंगे और क्या आएगा उसका इंडेक्स, इट इंडेक्स को इसकी आईडी से मैच करवाओ। तो फिल्टर को बोलो कि वो रिटर्न करना जो आईडी नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, इंडेक्स, जो आईडी इंडेक्स के बराबर नहीं हो उसी को रिटर्न करो। कहाँ रिटर्न करेगा, न्यू अरे में। तो न्यू अरे में नए रिकॉर्ड्स आएंगे, कि वो रिकॉर्ड नहीं आएगा जो डिलीट कर दिया। अब न्यू अरे पे तो हमारा काम हो नहीं रहा है, क्योंकि मैपिंग किस पे चला रहे हो, ARR पे। तो न्यू अरे को वापस कहाँ पे रिप्लेस कर दो, ARR। तो ARR के अंदर जो सेट ARR फंक्शन है, मतलब हमारा जो ओल्ड अरे है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, न्यू अरे से। अगर इस अरे में कुछ चेंजेस हुए तो यहाँ पर भी क्या होंगे, अपने चेंजेस देखने को मिलेगा। सेव करो, देखो जैसे मैं एक बार पूरा रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ, एडमिन है, यूजर है, टेस्ट है, हेलो है, बस। अब जैसे मैं डिलीट करूँगा, देखो डिलीट हो गया, यहाँ से भी हो रहा है, मतलब स्टेट है ना, स्टेट अगर एक बार अपडेट होती है तो यहाँ पर भी इधर डाटा हो, आ रहा है ना। अब देखो इस पे कर्सर ले जा रहे हैं तो पॉइंटर नहीं आ रहा है, ऐसा पॉइंटर आना चाहिए ना, ऐसा कैसा पॉइंटर आना चाहिए, पॉइंटर का ये ऐसा ऐसा कर्सर पॉइंटर आना चाहिए। तो इसमें CSS लगा देते हैं अंदर ही, इसके अंदर CSS भी लगा सकते हैं, पर इंटरनल CSS स्टाइल कर्सर पॉइंटर। सेम काम किस पे करना है, ये मैंने पढ़ा रखा है, समझ में आ रहा है। देखो मैंने मॉर्निंग वाली क्लास को भी ये असाइनमेंट दिया है, क्या करना है, एडिट करना है। एडिट की फंक्शनलिटी क्या है कि सबसे पहले तो एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आपको इंडेक्स लेके आना है, जिसका अपन डिलीट में इंडेक्स लेके आए कि नहीं है, वैसे अपन क्या करेंगे, एडिट यूजर में भी इंडेक्स लेके आएंगे, अरे से फिल्टर करवाएंगे, पर कंडीशन अपोजिट हो जाएगी, जो इक्वल इक्वल हो वही रिकॉर्ड आएगा। वो रिकॉर्ड कहाँ पे आएगा, न्यू अरे में। न्यू अरे से डाटा लेके कहाँ रख देना, मतलब मैं जिससे एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये जो टेस्ट है कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और एक बटन कौन सा बनेगा, अपडेट। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो जिस पे अपडेट किया है बस वही रो क्या होना चाहिए। ये काम करने से देखो मेरा तो क्या है 10 मिनट लगेंगे, मेरा 5 मिनट में लगेगा, काम हो जाएगा। पर इससे तुम स्टेट को नहीं समझ पाओगे, है ना। इसमें स्टेट का यूज होगा क्योंकि हम काम ही किस पे कर रहे हैं, पूरा स्टेट पे। हमारी रियल टाइम कौन चीज अपडेट हो रही है, स्टेट अपडेट हो रही है हमारी। तो जिससे एडिट पे क्लिक किया, देखो वो सेम फंडा है। मैंने आपको आईडी भी लाना बता दिया कि डिलीट के क्लिक पे आईडी कैसे ले जाते हैं, ले गए कि नहीं ले गए। ऑन क्लिक पे तुम यहाँ पर भी क्या बना देना, ऑन क्लिक बना देना, फंक्शन चेंज कर देना, क्या पास कर देना, इंडेक्स। ऊपर सेम फंक्शन बनेगा, एडिट यूजर आईडी आएगी, फिल्टर चलाना, इक्वल इक्वल से नया अरे बनाना, उस नए अरे से डाटा कैसे लेना है और यहाँ कैसे रखना है वो सीखना है। तो जैसे यहाँ अपडेट करेंगे और अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये इसी पर्टिकुलर जिस पे क्लिक किया है वही रो क्या होना चाहिए, हमारे अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें तुमने रिएक्ट के आइकन्स लगाना सीखे, है ना। अब इसमें भी, इस पे भी कर्सर पॉइंटर लगा देना, और इसमें आपको आगे का इन्फॉर्मेशन बता देंगे, है ना, पोस्टिफाई वगैरह कैसे क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक यूज़र के साथ काम किया है ना। अगर तुम्हारा ये काम 1-2 दिन में हो जाता है, मतलब कल संडे, यार अगर तुम कर भी लोगे काम तो परसों पाने से एप्लीकेशंस को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे।
ये एक यूजर के लिए, हमको कितने यूजर चाहिए, मल्टी यूजर चाहिए। अभी इस यूजर के साथ साथ यहाँ पे सर्च भी लगाना है, ताकि मैं सर्च करूँ तो यूजर लिस्टिंग में से क्या हो जाए, सर्च। समझ में आ रहा है? एक एप्लीकेशन में अच्छे से काम कर लो, क्योंकि ये 3 यूजर्स पे काम करेंगे आगे। उसमें आपको डायनेमिक डिस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट आएगा, जो मैंने आपको 1-2 दिन पहले पढ़ाया था, है ना, डिस्ट्रक्चर कैसे करते थे। समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा रिएक्ट में सेम फीचर्स है जावास्क्रिप्ट के, बट यहाँ पे स्पेशली आपको स्टेट को ध्यान में रखना है। कोई भी नॉर्मल वेरिएबल नहीं बनाना है, कोई वेरिएबल बनाना भी हो तो क्या बनाओ, स्टेट बनाओ। स्टेट कोई ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि 1-2 स्टेट से ज़्यादा स्टेट नहीं बना सकते। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उतने स्टेट बनाओ, ठीक है। तो आई होप इतना काम हो जाएगा आपसे, हो जाना चाहिए, हो जाएगा, है ना। एडिट पे क्लिक करना, एडिट आएगा, अपडेट बटन बना लेना, क्लिक करना, अपडेट। भले एड अपडेट बटन कैसे क्या ट्रू फॉल्स करेंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। कम से कम इतना तो काम करो कि एडिट पे यहाँ डाटा लाओ, अपडेट करो, बटन पे क्लिक करो, ये रो क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, करो काम, है ना, कर लोगे। ये एप्लीकेशंस में आपको मेल कर देना, ट्राई करो, ठीक है ना? कोई ज़्यादा बड़ा काम तो है नहीं आपको।